आज हम बात करेंगे पानी के फ्यूचर के बारे में। क्या अगला वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा? दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आज अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क ना आए तो आप परेशान होंगे, लेकिन ज़िंदा रहोगे। अगर बिजली चली जाए तो कैंडल जला लेंगे और एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन सोचो, अगर 3 दिन तक पानी ना आए तो क्या होगा? सच ये है कि इंसान बिना खाने के 20 से 25 दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं। फिर भी हम पानी को सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। आज पानी सस्ता है, इसीलिए हमें लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, जब भी पानी कम हुआ है, सिविलाइजेशंस ख़त्म हुई हैं, शहर उजड़ गए और जंगें हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया हूँ। सबसे पहले एक साइंटिफिक रियलिटी समझते हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि ऊपर से देखने पर ये पानी से भरी हुई दिखती है। लेकिन सच क्या है? अर्थ के टोटल पानी का 97% नमकीन है। वो समुंदर का पानी है जो पीने लायक नहीं है। बचा सिर्फ 3% फ्रेश वाटर। अब यहाँ पर भी ट्विस्ट है। इस 3% फ्रेश वाटर का ज़्यादातर हिस्सा ग्लेशियर्स में जमा है, कुछ अंडरग्राउंड है, और जो इजीली अवेलेबल है वो सिर्फ 1% से भी कम है। और इसी 1% पानी पर पूरी दुनिया डिपेंड करती है, पीने के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिजली के लिए और अन्य कहीं ज़रूरतों के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम फ्रेश वाटर को ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे ये इनफाइनाइट हो, लेकिन फ्रेश वाटर का नेचुरल रिचार्ज साइकिल बहुत स्लो होता है। हम एक साल में उतना पानी निकाल लेते हैं जितना नेचर को 10 से 15 साल लगते हैं फिर से क्रिएट करने में। और इसकी एक वजह हमारी बढ़ती आबादी और लोगों में सिविक सेंस की कमी भी है। लोग अक्सर बिना वजह पानी को बहाते हैं, और खासकर हमारे हिंदुस्तान में मैंने नोट किया है कि पब्लिक प्लेसेस जैसे कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड या अन्य किसी जगह पर पानी यूं ही बहता रहता है। कहीं तो नल को बंद करने का स्कोप ही नहीं होता जिससे कि उसे रोका जा सके। अब थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। हर बड़ी सिविलाइजेशन नदी के किनारे ही क्यों बनी? इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे, इजिप्ट नाइल रिवर के किनारे, और मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे। क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं ज़िंदगी होती है, और जहाँ पानी ख़त्म हो जाता है वहाँ सिविलाइजेशंस भी ख़त्म होने लगती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स सिर्फ इन्वेजन की वजह से नहीं, बल्कि रिवर्स के रूट चेंज से होने लगा। मायान्स की सिविलाइजेशन भी सीवियर ड्रॉट के बाद कोलैप्स हुई। मतलब पानी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये सिविलाइजेशंस के लिए हमेशा से ही बैकबोन रहा है। आज हम मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी अभी भी वही है, पानी। आज के टाइम पर ये क्राइसिस फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट रियलिटी है। वर्ल्ड के 40% लोग ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में रहते हैं, जैसे कि केप टाउन, साउथ अफ्रीका। केप टाउन साउथ अफ्रीका का पहला मेजर सिटी था जो डे ज़ीरो के बिल्कुल पास पहुंच गया था, जहां टैप्स बंद होने ही वाले थे। मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ सिर्फ डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ज़िंदा हैं। अफ्रीका के कई रीजन्स में औरतें और बच्चे रोज़ 5 से 10 किलोमीटर सिर्फ पानी के लिए चलते हैं। और ये सिर्फ इन पुअर कंट्रीज़ की बात ही नहीं, अमेरिका के कैलिफोर्निया, यूरोप के रिवर्स और चाइना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रीज़न क्लियर है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ओवर फार्मिंग और वाटर मिसमैनेजमेंट। अमेरिका के कैलिफोर्निया दुनिया के सबसे रिच और एडवांस्ड रीजन्स में आता है। यहीं हॉलीवुड है, यहीं सिलिकॉन वैली भी है। लेकिन पैराडॉक्स देखो, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कैलिफोर्निया पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। कैलिफोर्निया का क्लाइमेट नेचुरली ड्राई है और यहाँ फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। आलमंड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब पानी इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि रेनफॉल कम होती जा रही है और स्नोफॉल भी कम होता जा रहा है, और जो ग्राउंड वाटर है वो तेज़ी से निकाला जा रहा है। रिजल्ट ये है कि रिवर्स और रिजर्वोयर्स सूखे पड़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं और फार्मर्स अपनी ज़मीन छोड़ रहे हैं। मतलब पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर पानी का मैनेजमेंट गलत हो तो क्राइसिस आ ही जाता है। के रिवर्स की जो कि आज सूखे दिखाई दे रहे हैं। यूरोप हमेशा से ग्रीन और वाटर रिच कॉन्टिनेंट रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोप के कई रिवर्स हिस्टोरिक लो लेवल पर पहुंच चुके हैं। जर्मनी की राइन रिवर, फ्रांस की लोवार रिवर, इटली की ओ रिवर सब ऑलमोस्ट सूखती जा रही हैं। इसका मेन रीज़न है रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स और क्लाइमेट चेंज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एवोपरेशन ज़्यादा होता है और रेनफॉल कम हो जाती है। रिवर्स के सूखने से सिर्फ पानी की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और फार्मिंग सब अफेक्ट होती हैं। यूरोप को पहली बार ये समझ आया है कि वाटर क्राइसिस सिर्फ पुअर कंट्रीज़ का इशू नहीं है। अब बात करें अगर चाइना की,
तो चाइना जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना में फैक्ट्रीज़ और सिटीज़ का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ है। इस ग्रोथ के लिए ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध यूज़ किया गया है। रिजल्ट ये हुआ कि कई शहरों के नीचे ग्राउंड वाटर लेवल डेंजरसली गिर चुका है। बीजिंग जैसे सिटीज़ सब्सिडेंस का शिकार हो रहे हैं, मतलब ज़मीन धीरे-धीरे नीचे बैठ रही है। ये एक साइलेंट डिज़ास्टर है जो दिखता नहीं लेकिन इरिवर्सिबल होता है। ग्राउंड वाटर एक बार कोलैप्स हो गया तो उसे भरने में सदियां लग सकती हैं। हम पानी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपने देश की। इंडिया के पास दुनिया का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है, लेकिन पॉपुलेशन है 18%। मतलब इम्बैलेंस ऑलरेडी है। चेन्नई जैसे शहर जीरो वाटर सिचुएशन फेस कर चुके हैं। दिल्ली में ग्राउंड वाटर डेंजरसली नीचे जा चुका है। पंजाब और हरियाणा में ओवर फार्मिंग की वजह से एक्वीफर्स ऑलमोस्ट एम्प्टी हो रहे हैं। बेंगलोर जैसे टेक सिटी में टैंकर माफिया पानी सप्लाई करते हैं और क्लाइमेट चेंज मॉनसून को अनप्रिडिक्टेबल बना रहा है। कभी फ्लड, कभी ड्रॉट। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक्सपर्ट्स कहते हैं 2050 तक इंडिया के कई शहर रहने लायक ही नहीं रहेंगे। और जब पानी कम होता है तो सिर्फ प्यास नहीं बढ़ती, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते हैं। अब सबसे सेंसिटिव पार्ट जो कि है फ्यूचर में होने वाली वॉर्स, वो भी वाटर की वजह से। तो दोस्तों हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे सेंसिटिव और सीरियस पार्ट पर। क्यों पानी फ्यूचर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा? फ्यूचर वॉर्स ऑयल के लिए नहीं बल्कि वाटर के लिए होंगी। आज तक हमने हिस्ट्री में देखा है कि जंग ज़मीन के लिए हुई, रिलीजन के लिए हुई, फिर ऑयल और गैस के लिए हुई। लेकिन एक्सपर्ट्स आज खुल के कह रहे हैं फ्यूचर की वॉर्स ऑयल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होंगी। और ये कोई थियरी नहीं, ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, बस खुल के आम जंग नहीं बनी। जैसे कि इजिप्ट वर्सेस इथियोपिया। सबसे पहले नाइल रिवर को समझो। नाइल रिवर अफ्रीका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। इजिप्ट की लगभग 90% पॉपुलेशन इसी रिवर पर डिपेंड करती है। इजिप्ट के लिए नाइल सिर्फ नदी नहीं, ये उनकी लाइफलाइन है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इथियोपिया जो नाइल के ऊपर के एरिया में है, वहाँ ग्रैंड इथियोपियन और रेनेसेंस डैम बनाया जा रहा है। इथियोपिया के लिए ये डैम डेवलपमेंट है, बिजली, ग्रोथ, फ्यूचर है। लेकिन इजिप्ट के लिए ये डैम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर ऊपर से पानी रोका गया तो नीचे इजिप्ट में खेती, ड्रिंकिंग वाटर सब कोलैप्स हो सकता है। इस इशू पर इजिप्ट ओपनली कह चुका है कि अगर पानी का फ्लो खतरे में पड़ा तो वो मिलिट्री एक्शन तक जा सकते हैं। ये सिर्फ पानी का झगड़ा नहीं, ये सर्वाइवल का सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 2, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब अपने रीजन की बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के तहत इंडिया और पाकिस्तान रिवर्स का पानी शेयर करते हैं। ये ट्रीटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कहीं जंगे होने के बाद भी ये ट्रीटी चली आ रही है। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पानी कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ही टेंशन्स भी बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी खेती और सिटीज़ इंडस सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं और इंडिया का कहना है कि उसे अपने पानी का पूरा यूज़ करने का हक है। ये ट्रीटी फ्यूचर में सिर्फ एग्रीमेंट नहीं बल्कि प्रेशर पॉइंट बन सकती हैं। इंडिया ने अप्रैल 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को ऑलरेडी सस्पेंड में रख दिया है। मतलब ट्रीटी फॉर्मली एक्टिव नहीं चल रही है जैसा कि पहले चलती थी। ये स्टेप इंडिया ने तब लिया जब पहलगाम में एक डेडली टेरर अटैक हुआ जिसे इंडिया ने पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स के लिंक किया। और जब पानी कम होता है तो एग्रीमेंट्स सबसे पहले टूटते हैं। अब बात करते हैं चाइना की, जो इस गेम का सबसे पावरफुल प्लेयर बन चुका है। चाइना एशिया की कई मेजर रिवर्स का सोर्स कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांगत्से। चाइना ने इन रिवर्स पर बहुत बड़े बड़े डैम्स बना लिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्रीज डाउन स्ट्रीम में हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। अगर चाइना पानी रोके या फ्लो चेंज करे तो नीचे के देशों में फ्लड या ड्रॉट दोनों आ सकते हैं। और यहाँ कोई इंटरनेशनल ट्रीटी भी स्ट्रांगली एनफोर्स नहीं है। इसलिए पानी यहाँ सिर्फ नेचुरल फ्लो नहीं, जियोपॉलिटिकल लेवरेज बन चुका है। अब समझो एक सिंपल लॉजिक, पानी इक्वल्स खेती, खेती इक्वल्स फूड, फूड इक्वल्स स्टेबिलिटी। अगर किसी देश के पास पानी है तो वो अपना फूड सिक्योर कर सकता है, और जिसके पास फूड कंट्रोल है उसके पास लोगों का कंट्रोल होता है। इसी तरह पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बनती है और इंडस्ट्रीज भी चलती हैं और सिटीज़ जिंदा भी रहती हैं। मतलब
पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं, ये इकोनॉमी, एनर्जी और सर्वाइवल का बेस है। जब पानी कम होता है तो वो नेचुरली वेपन बन जाता है। आप डायरेक्टली अटैक नहीं करते, बस पानी का फ्लो कंट्रोल करते हो। ना बॉम्ब, ना मिसाइल, ना ही कोई आर्मी, सिर्फ एक डैम, एक गेट और एक पॉलिसी, और पूरी पॉपुलेशन प्रेशर में आ जाती है। इसीलिए आज वाटर डिप्लोमेसी, वाटर ट्रीटीज और वाटर सिक्योरिटी मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा बन चुकी हैं। वाटर अब सिर्फ नेचर का गिफ्ट नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। दोस्तों, फ्यूचर की जंग शोर से नहीं होगी, वो साइलेंट होगी। ना टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़, ना बॉर्डर पर टैंक्स, बस पानी धीरे धीरे कम होगा और लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अपने आप बढ़ेगा। जो देश पानी को आज संभाल लेगा, वो कल दुनिया को संभाल लेगा, और जो देश पानी को इग्नोर करेगा, हिस्ट्री उसे माफ़ नहीं करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या हम इस क्राइसिस को रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तब जब हम इसे फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं, आज की रियलिटी समझें। सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम जानते सब हैं पर फॉलो कोई नहीं करता। सॉल्यूशन नंबर 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश का पानी जो सीधा गटर में बहा दिया जाता है, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकता है। एक छोटा सा सिस्टम पूरे साल का बैकअप बन सकता है। सॉल्यूशन नंबर 2 है वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। घर का यूज़ हुआ हुआ पानी डायरेक्ट वेस्ट नहीं होता, उसे ट्रीट करके गार्डनिंग, फ्लशिंग और क्लीनिंग में दोबारा यूज़ किया जा सकता है। सॉल्यूशन नंबर 3 है स्मार्ट इरिगेशन। फार्मिंग में पानी फ्लड की तरह बहाना बंद करना होगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से कम पानी में ज़्यादा फसल पॉसिबल है। सॉल्यूशन नंबर 4, रिवर पोल्यूशन कंट्रोल। जब तक हम नदियों को कचरा दान समझते रहेंगे, तब तक पानी बचेगा ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तभी काम करती हैं जब लोग उन्हें फॉलो करते हैं। सच ये है कि अगर हर घर सिर्फ 10 से 15% पानी बचाना शुरू कर दे, तो एक पूरी जनरेशन को पानी की स्कार्सिटी से बचाया जा सकता है। पानी सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये हर इंसान का फ़र्ज़ है, क्योंकि जब टैप सूखेगा तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, पानी के बिना ना पैसा काम आएगा, ना पावर, ना टेक्नोलॉजी। पानी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी का कोई बैकअप नहीं होता। अगर हमने आज पानी नहीं संभाला, तो कल पानी हमें संभालने से मना कर देगा।